Good afternoon, guys. This side is Dr. Purva Nair. So, what I'm going to discuss today is about IVF. What is IVF and how we go about an IVF? देखिए, IVF एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग लास्ट स्टेज मानते हैं जब हमें बच्चा चाहिए होता है, या जो भी कपल्स इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चाहते हैं, दैट इज़ द लास्ट स्टेज। आप इनिशियली IVF का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि एज इट इज़ IVF की सक्सेस रेट बहुत बहुत कम होती है। और सेकेंडली, हम लोग IVF जो चीज़ नेचुरल चीज़ से हट के दी जाती है, जो मेडिसिनली दी जाती है, उसका उसका जो परिणाम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना नेचुरल उससे। तो हम सबसे पहले ये कपल डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा IVF के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद जैसे कि ब्लड शुगर चेक करेंगे, हम खून का टेस्ट करवाते हैं जिसमें CBC, हीमोग्लोबिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल वाइफ का देखते हैं, साथ साथ हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराते हैं। उसमें अगर सीमेन काउंट कम होता है और या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो हम डोनर के लिए काउंसलिंग करते हैं। सेकेंडली हम जाते हैं मदर साइड में या वाइफ साइड के ट्यूब देखते हैं कि ट्यूब्स दोनों साइड की प्रेजेंट है या नहीं है, दोनों साइड के खुले हैं या नहीं है, यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरीज ठीक से, ओवरीज में फॉलिकल्स ठीक से बन रहे हैं नहीं, मेच्योर हो रहे हैं नहीं, प्रॉपर साइकिल है उसके या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इवैल्यूएशन देखते हैं, इवैल्यूएट हम करते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं PID होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कोई इन्फेक्शन होता है जो मोस्ट कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का, तो हम पहले उस चीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं कि पहले हम लोग एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं किसी भी कपल्स को, दोनों को देते हैं कि हम लोग एक IVF और बच्चा और रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो दोनों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, एक एंटीबायोटिक का कोर्स चलाते हैं। साथ साथ वुमेन को हम लोग फोलिक एसिड हमेशा स्टार्ट करते हैं एज आप कह लो न्यूट्रिशन के पर्पज़ से, या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई प्री कंसेप्शनल मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक तो IVF या IUI के लिए जाएंगे तो सेकेंडली फिर हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं, अगर उसके ट्यूब दोनों साइड के खुले हैं तो हम उसके बाद ट्राई करते हैं उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो ओवरी स्टिमुलेशन साइकिल में हम क्या करते हैं, ऊपर से अंडे बनने वाली गोली देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, गोनाडोट्रोपिन देते हैं, जिससे अंडा मेच्योर होता है। अंडा मेच्योर होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं हर ऑल्टरनेटिव कि अंडा कैसे कैसे मेच्योर हो रहा है। मोस्टली मिड साइकिल में अंडा फूट जाता है आपके मिड साइकिल्स में। अगर आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं हैं तो उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके फॉलिकल्स देखें कैसे बन रहे हैं। उसके बाद हमारे उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप अंडा देखते हो, अगर अंडा आपका 18 से 20 mm तक का पहुंच गया है तो उसके बाद हम करते हैं हस्बैंड के डोनर्स से, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि सीमेन को या सीमेन वॉश लेते हैं हस्बैंड का, अगर IUI करने के लिए, या तो आप नेचुरली उसको बोलेंगे कंसीव करने के लिए, कोर्स करने के लिए हर ऑल्टरनेट डे पे, ठीक है, स्पर्म की वाइब्रेटिव हो जाए ना, 48 to 72 आवर्स तक रहती है। अगर उससे नहीं ट्राई होता तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो हम क्या करते हैं, अपने सीमेन वॉश होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड या डोनर का कॉन्सेंट्रेटेड सीमेन सैंपल होता है, इसमें स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी के चूज़ करके सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स पेशेंट को लिटाते हैं और अंडर बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में उसको अंदर छोड़ देते हैं। वो लेटली पेशेंट को लेटने के लिए कहते हैं, और फिर कहते हैं कि 15 दिन बाद फॉलो करने के लिए। अगर वो UPT यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो विल इन्फॉर्म काउंसलर कि नेक्स्ट साइकिल में हम दोबारा ट्राई करेंगे। क्या अभी कभी क्या होता है, हमारी स्टिमुलेशन ऊपर से अगर अंडा बनने की गोलियाँ देना होता है, या ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग भी हम देते हैं, क्लोमिफीन सिट्रेट, इलेक्ट्रोजोल करके टैबलेट्स आती हैं, अगर उससे उसका इफेक्ट अगर नेक्स्ट साइकिल में भी एग्स अच्छी ग्रोथ ले रखा होता है तो हम नेक्स्ट साइकिल में रिपीट IUI कर सकते हैं। तो अगर ट्यूब्स खुली हैं, आपने IUI कर लिया, 3 से 6 बार IUI ट्राई किया है, हस्बैंड का डोनर सैंपल में सीमेन
ठीक है, यूट्रस फॉलिकल्स ठीक से अच्छे बन रहे हैं, अच्छी एम्ब्रियो क्वालिटी आपको दिख रहा है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ अच्छी उससे है, टाइम पे फॉलिकल मैच्योर होकर फूट रहे हैं, उसमें से एग रिलीज हो रहे हैं और आप देख रहे हैं तब भी कंसीव नहीं हो रहा, तो वो उसकी वजह है कोई ना कोई और प्रॉब्लम है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसको हम ट्रीट करते हैं IVF के माध्यम से। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब। इसमें हम चाहते हैं कि पेशेंट हमेशा इनका जो एग होता है, फॉलिकल्स होते हैं, वो बाहर से जैसे कि एक होता है ओवम रिट्रीवल, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं। आप पेशेंट का पहले काउंसलिंग करते हैं, देखिए इसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है IVF के, और इसका कॉस्ट मोस्टली IVF का अनलेस अनटिल आप किसी गवर्नमेंट सेटअप से ना करवाएं तो काफ़ी हेवी पड़ सकता है, तो ये पेशेंट को पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। सेकेंडली, IVF के टाइम पे आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई ना कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ले लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं, आप हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या कोई BP की प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ का इश्यू, तो वो ट्रीटमेंट आपको पहले ले लेना चाहिए। उसके बाद आपको जाना पड़ता है ओवम के लिए। हम लोग स्टिमुलेशन देते हैं, ट्रिगर देते हैं, ट्रिगर से एग मैच्योर होता है, फूटता है, उसको ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, देखते हैं जब उसका अच्छे क्वालिटी का फॉलिकल बन जाएगा ऑलमोस्ट 18-20 mm का या 22 mm का, उससे ज़्यादा नहीं, तो हम उसको अंडर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देंगे और पेशेंट को बोलेंगे बिल्कुल कुछ खा पी के नहीं आना है, उसको OT में ले जाके अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम उसका फॉलिकल रिट्रीव करते हैं। कम से कम 7 से 8 फॉलिकल अच्छी क्वालिटी के फॉलिकल्स रिट्रीव कर लेते हैं फ्रॉम ईच ओवरीज। अगर 7 से 8 नहीं करते, क्योंकि हर IVF सेंटर डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करता है, तो हम उसके कम से कम अच्छी क्वालिटी के 4-5 फॉलिकल दोनों ओवरी से रिट्रीव कर लेते हैं, जिसको हम एक फ्लूइड में स्टोर करते हैं जो फटाफट जाता है लैब में विदिन 3 to 5 मिनट्स, और वहाँ पे वो एम्ब्रियो कल्चर प्लेट में उसको दे दिया जाता है और उसके ऊपर सीमेंट वॉश के साथ उसको दिया जाता है। अब इसके बाद क्या आता है, आपका स्टेप आता है जो मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें बताना भूली, एक होता है एगोनिस्टिक साइकिल एंड एंटागोनिस्टिक साइकिल। एगोनिस्टिक साइकिल में क्या आता है, पेशेंट हर तरह जैसे मोस्टली आजकल हर IVF सेंटर में एंटागोनिस्ट साइकिल ज़्यादा फॉलो किया जाता है, एगोनिस्ट साइकिल कम फॉलो किया जाता है। एगोनिस्ट साइकिल में पेशेंट को फॉलिकल ज़्यादा मैच्योर हो जाना, टाइम पे मैच्योर नहीं होना, इन सब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और स्पेशली जिनको PCOD है या जिनको अनएक्सप्लेन होकर फॉलिकल ज़्यादा बनते हैं, मतलब मैच्योर है, उनको एंटागोनिस्ट साइकिल ज़्यादा बेटर है फॉलो करना। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, क्या आप फॉलो करते हैं, किस चीज़ के लिए आपको हर बॉडी में फॉलिकल्स कितने मैच्योर हो रहे हैं। 70% कॉज होता है फीमेल का इनफर्टिलिटी, 30% हम 25% हम मानते हैं मेन का, 5% दोनों अनएक्सप्लेन रहता है। अब इसमें हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग सबसे पहले पेशेंट वुमेन का फॉलिकल मैच्योर हो गया, उसको ओवम रिट्रीव कर लिया, फिर उसी साइकिल में उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते कितना होता है। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है, आपका एम्ब्रियो जो कल्चर हुआ है वो टिक पाएगा नहीं। सेकेंडली आपको डिपेंड होता है कि एम्ब्रियो कितना अच्छा हुआ है। कई सारे स्टेज होते हैं, मॉरुला स्टेज, 4 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। जब 8 सेल स्टेज में, दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुँचते हैं, उस टाइम पे हम मोस्टली एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, और साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी अच्छी बनी है। इट शुड बी मिनिमम अबाउट 14 to 16 mm होनी चाहिए, या एटलीस्ट 14 mm तक होनी चाहिए, ताकि आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके आपके यूट्रस में। उसके बाद हम पेशेंट को उसके लिए आपको जब पेशेंट को या तो उसी साइकिल में या नेक्स्ट साइकिल में हम बुलाते हैं। अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है तो हम प्रोगाइनोवा करके इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर इस्ट्रोजन की हार्मोन में बॉडी में हार्मोनल कमी है तो वो देते हैं, एस्ट्राडियोल वैलरिएट या प्रोजेस्टेरोन देते हैं, जिससे एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी बने। तो हम प्रोगाइनोवा चलाते हैं, वो डिपेंड करता है कि 3 टाइम्स चला रहे हो, 2 टाइम्स चला रहे हो, 1 टाइम चला रहे हो।
इसके बाद हम गाइनो में एक अच्छी ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल है, ये चलाने के बाद हम देखते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी बनी है अल्ट्रासाउंड से। फिर उसके बाद पेशेंट को एक दिन बुलाते जिस दिन उसके एम्ब्रियो कल्चर और उसका एंडोमेट्रियल लाइनिंग दोनों अच्छी हो, पेशेंट को ले जाते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। इसमें पेशेंट को कुछ भूखे पेट आने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ही नॉर्मल खा पी के आए, बस ब्लैडर फुल होना चाहिए, मतलब पेशाब से आपको बहुत तेज़ यूरिन लगनी चाहिए। उस टाइम लेटाते हैं, ऊपर से पेट पे अल्ट्रासाउंड रखते हैं और नीचे से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं लाइक अ नॉर्मल, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे IUI करते हैं, उसी तरह से एक प्लास्टिक की सिरिंज में छोटा सा में पता भी नहीं चलता और उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिपेंड करता है आप कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। कभी कभी कपल चाहते हैं कि उनके ट्विंस 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, कोई चाहता है 3 करें, बट हम जनरली एज ए डॉक्टर में यही काउंसिल करते हैं कि एक टाइम पे एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, तो उससे बेटर होगा कि एक ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, आपके बच्चे की ग्रोथ सही रहेगी। और ट्विंस दोनों बच्चे डेवलप करना कभी कभी दोनों बच्चों के लिए और आपके लिए भी बहुत हानिकारक होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चे दोनों कमज़ोर पैदा होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका जब पेशेंट आता है तो उसको ये काउंसिल करना चाहिए कि 15 दिन के बाद वो वेटिंग पीरियड में रहे, जिसमें आपकी मोस्टली आप ये ना हो कि आप बेड रिडन हो जाएं, बेड रेस्ट करें, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आराम से अपना काम कर सकते हैं, जो खाते हैं पीते हैं बस वो करें। कोई भी चीज़ एक्सेस में ना करें, जैसे एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एक्सेस ऑफ स्पाइसी फूड, ऐसा नहीं करें। बट खाना आप नॉर्मल रख सकते हैं, डाइट अपना नॉर्मल रख सकते हैं। डेफिनेटली उसके बाद आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद आराम से कुछ देर लेट के आराम करके आप घर जा सकते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम वेट करते हैं 10 to 15 डेज़ बाद, और आपका साथ साथ हम करवाते हैं बीटा HCG ब्लड टेस्ट विद इन वीक। अगर बीटा HCG राइजिंग ट्रेंड पे है, राइजिंग ट्रेंड मतलब उसके लेवल्स बढ़ते जाने चाहिए, हज़ारों में 100, 1000, 2000 डबल ट्रिपल होते जाने चाहिए जो इतना पहले आ रहा है। अगर उसका कम डिक्रीजिंग है तो हर 48 आवर्स 72 आवर्स के बाद रिपीट कराते हैं, तो मतलब फेलिंग प्रेगनेंसी है। अगर बढ़ता जा रहा है तो मतलब यस कि आपकी प्रेगनेंसी उसमें पॉजिटिव दिखाएगी। सेकेंडली हम फिर उसके बाद आपका वेट करते हैं। अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आगे फॉलोअप करवाते हैं विद अल्ट्रासाउंड, विद आपका फोलिक एसिड कंटिन्यू रहता है और आपकी बाकी मेडिसिन कुछ हम लोग देते हैं। मोस्टली हम लोग फॉलो करते हैं प्रोजेस्टेरॉन के सपोर्ट से, तो डिफास्टॉन करके टैबलेट आती है वो देते हैं। वजाइनली प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करते हैं ताकि एम्ब्रियो की शुरुआत में प्लेसेंटा नहीं बनता है, और एम्ब्रियो को इम्प्लांट रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट मोस्टली देते हैं। अगर आपका यहाँ नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो हम काउंसलिंग करते हैं कि देखिए IVF नेगेटिव एक मैन मेड प्रोसीजर है, इसका फेल होने के चांस पूरे हो सकते हैं। तो ये आपको पेशेंस रखना पड़ता है, कॉस्ट इतनी रखनी पड़ती है कि आपने पैसे लगाए हैं, तो ये आपको शौक नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो IVF करवाया था, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए मेंटली, और आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को कि अगर कुछ दिन आप आराम करिए, हम नेक्स्ट IVF के लिए भी जा सकते हैं, और उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उससे थोड़ा चेंज करके नेक्स्ट प्रोटोकॉल टाइप हम फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप खाना पीना जैसे आप रखते हैं वैसे रखिए। और मेरा यही मानना है, जितना आप स्ट्रेस और एंजाइटी और बच्चे के लिए कम टेंशन लेंगे, क्योंकि आजकल धीरे धीरे लेट एज में लोग शादियां कर रहे हैं और करियर ओरिएंटेड लोग कपल्स बहुत हैं, तो इसलिए IVF धीरे धीरे IVF रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। IVF के लिए आप ट्राई करते रहें, बट मैं पर्सनली यही कहती हूँ, बिकॉज मैंने कई बार अडॉप्शन की ऐड भी दी है। मैं यही पर्सनली आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एडेड सेंटर से साथ ही साथ, जब तक अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, 40 एंड अबव हो रही है, और आप IVF ट्राई कर रहे हैं 45, तो साथ साथ आप एक किड अडॉप्ट भी कर सकते हैं, साथ में अपना IVF के लिए आप ट्राई भी कर सकते हैं। बिकॉज
किसी को घर मिल जाएगा और आपको आपके पास एक आपकी खुद का एक कहने के लिए आपके पास एक बच्चा भी होगा। तो हमेशा जब भी आप अगर एज आपकी ज़्यादा हो रही है और आपको लग रहा है कि मेरे आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे हैं, तो एक एडॉप्शन हमेशा अपने साथ, एडॉप्शन प्रोसीजर हमेशा से अपने साथ रखिए, हमेशा स्टार्टेड उसमें उसका प्रोसीजर स्टार्ट रखिए और एडॉप्शन के लिए अपना दिमाग और अपना दिल खुला रखिए। चलो, थैंक यू सो मच एंड सिंस टुडे 2 अक्टूबर, तो हैप्पी गांधी जयंती। थैंक यू।